गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 026828। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A man can row a boat in still water at the speed of 10 km per hour. The speed of stream of a river is 3 km per hour. He take 1 hour in traveling a distance upstream and come back to again the same place. How far the place from the starting point? शांत जल में नाव की चाल 10, धारा की चाल 3, किसी एक निश्चित दूरी तक आने और जाने का टोटल जो टाइम है वो हमें दे रखा है 1 घंटा। एक स्थान तक जाकर वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, तो वो दूरी बतानी, डिस्टेंस फाइंड करनी। मान लिया वो दूरी d किलोमीटर। एक बार जाएंगे धारा के अगेंस्ट तो 10 - 3 7, एक बार जाएंगे धारा के साथ 10 + 3 13, टाइम लगा 1 घंटे। एलसीएम ले लेते हैं, क्या जाएगा 91, 13 × 7, ऊपर क्या जाएगा 13d + 7d बराबर 1। तो 20d बराबर 91, तो d बराबर 91/20, तो क्या जाएगा 4.55 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। 91/20 मतलब 4.55 किलोमीटर। तो वह स्थान स्टार्टिंग बिंदु से कितनी दूरी पर है? 4.55 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 52। There are 3 members in a family, mother, father and son. The average of the 3 members was 42 years at the time of son marriage. लड़के की शादी के समय फैमिली के 3 मेंबर है, फादर, मदर और सन। इनका एवरेज हम लोगों को दे रखा है 42 ईयर, तो इनका टोटल कितना आ जाएगा 126 साल। फिर हमें कह रहा है आफ्टर 6 ईयर द मैरिज average age of the family become 36 year when the grandson was born after 2 year of the marriage. Find the age of daughter-in-law at the time of marriage. 6 साल बाद फैमिली में मेंबर्स हो गए 5, फादर, मदर, सन, बहू और ग्रैंडसन, पोता, ग्रैंडसन। इन सबका एवरेज एज कितना है 36 ईयर। एवरेज 36 साल, 5 मेंबर है तो टोटल कितना हुआ 180 साल। बच्चा शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ, तो आज शादी से 6 साल बाद की बात हो रही है, तो इसका मतलब ग्रैंडसन तो 4 साल का। तो बचे हुए 4 मेंबर फादर, मदर, सन और डॉटर इन लॉ मतलब बहू, इन सब की एज का टोटल कितना हुआ 176 साल। अब शादी के समय बहू की एज बतानी, ये 6 साल बाद की, तो अगर मैं मैरिज के टाइम की एज निकालूं तो सब 6 साल छोटे थे, तो 24 साल इनकी एज कम कर दूं, तो मेरे पास क्या जाएगा 152 साल। इन चारों की एज का टोटल 152 साल, तीनों की एज का टोटल 126 साल। 152 साल में से 126 साल घटा दूं तो क्या जाएगा 26 साल। तो शादी के समय बहू जो थी, डॉटर इन लॉ थी, उसकी एज कितनी थी 26 साल। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका मान बताना, साइन ए माइनस साइन सी अपॉन में कोस सी माइनस कोस से। तो साइन ए माइनस सी, साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c + d/2 इंटू में साइन a - c/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। cos c माइनस cos d क्या होगा, माइनस का 2 साइन a + c/2 इंटू में साइन c - a/2। 2 से 2 कट गया, माइनस यहाँ चला जाएगा अंदर, कोस अपॉन साइन क्या बनेगा कोट, कोस अपॉन साइन क्या बनेगा कोट a + c/2
दोनों टर्म आपस में कट जाएंगी, माइनस अंदर जब जाएगा तो कोट ए प्लस सी बाई टू। अब हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री। तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू बराबर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ए प्लस सी बाई टू क्या, 90 माइनस बी बाई टू। अब 90 माइनस बी बाई टू तो क्या कोट 90 माइनस बी बाई टू लिख सकते हैं। तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। तो क्या आ जाएगा, 10 बी बाई टू। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। साइन सी माइनस डी होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, और ये कोस अपॉन साइन क्या बना, कोट, और फिर चेंज हो गया 10 में। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इन द एडजेसेंट फिगर लाइन PQ एंड QR, RS एंड SP are tangent drawn respectively at the point ABCD of the circle if PQ plus SR। ये PQ है, ये SR है, इन दोनों का सम है 16 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, चतुर्भुज का परिमाप बताना है कि क्या होगा। अब देखो हम लोग यहां पर जानते हैं कि मेरे पास ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है ये किसी वृत्त के बाहर बन रहा है। इस तरह से क्वाड्रिलेटर बन रहा है, वृत्त के बाहर बन रहा है। तो हम क्या जानते हैं, वृत्त के बाहर जब क्वाड्रिलेटर बनता है तो आमने सामने की भुजाओं के योग बराबर होते हैं। तो PQ प्लस SR अगर 16 है, PQ प्लस SR अगर 16 है तो क्या होगा, मेरे पास PQ प्लस SR अगर 16 तो PS प्लस QR भी क्या होगा, 16। तो इन सबको जोड़ दें तो 16 प्लस 16 32। तो मेरे पास इस क्वाड्रिलेटर का पेरीमीटर क्या आ गया, 32 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। इन ए क्लास 29 स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट, 26 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 21 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 12 प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो अब देखो हमें इसके लिए वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए ये हम लोगों ने वेन डायग्राम बना ली। अब देखो हमें कह रहा है 29 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले हैं 29। फिर हमें कह रहा है हॉकी खेलते हैं 26, हॉकी खेलने वाले हैं 26, फुटबॉल खेलने वाले हैं 21, फुटबॉल खेलने वाले हैं 21। 12 फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट। तो हम इस पूरे में ये जो आ रहे हैं ये कितने, 12। फिर हमें कह रहा है 14 जो है वो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, और 15 क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। हमें कह रहा है 12 जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, ठीक है। फिर हमें कह रहा है 14 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 14 हॉकी और फुटबॉल वाले आ गए। और फिर हमें कह रहा है 15 जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ठीक है, 15 ही आ गए। अब हमें कह रहा है 8 स्टूडेंट जो है वो तीनों गेम खेलते हैं, 8 तीनों गेम खेलते हैं और 2 कुछ भी नहीं खेलते। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने की क्लास में कितने। चलिए कोशिश करते हैं। ये 12 थे, 12 में से 8 ये, तो ये कितने, 4। ये मेरे पास 15 है, 15 में से 8 ये, तो ये कितने, 7। ये 14, ये 8, ये 14 में से 8 ये, तो ये कितने, 6। तो अब देखो यहां पर अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 29 में से 19 तो ये कितने, 10। ये मेरे पास 8 7 15 और 6 21, 26 में से 21 तो ये कितने, 5। ये मेरे पास कितने हो जाएंगे,
8 4 12 और 6 18, 21 में से 18, तो ये कितने 3 मेरे पास ये आए। अब मेरे को नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए टोटल, तो अगर मैं टोटल निकालूं तो मुझे पता है ओनली क्रिकेट खेलते हैं 10, क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं 7, ओनली हॉकी खेलते हैं 5, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं 4, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं 6, ओनली फुटबॉल खेलते हैं 3, और ये सारे गेम खेलते हैं 8, और 2 ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। इन सब का टोटल कर ले, 10 7 17 और 5 22 और 4 26, 6 32 35 और 10 45, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए 45। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ये सब हमने काउंट कर लिया अलग अलग निकालकर। वेन डायग्राम के बिना इस क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56, देखो 56 हमें यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, कह रहा है स्टडी द फ्लोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। प्रोडक्शन इन करोड़ यूनिट ऑफ 6 कंपनीज ओवर द ईयर्स। 6 कंपनियों का उत्पादन दिखा रखा है करोड़ों में विभिन्न वर्षों में। चलिए कोशिश करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एवीसी इन 2012 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ओवर द गिवन ईयर। एवीसी कंपनी का 2012 में प्रोडक्शन, एवीसी कंपनी का 2012 में प्रोडक्शन, सभी वर्षों में इस कंपनी के उत्पादन का लगभग औसत का लगभग कितना परसेंट है। सभी वर्षों में इसका टोटल उत्पादन कितना है 964। ईयर्स हमारे पास कितने हैं एवीसी का सभी वर्षों में, सॉरी एवीसी का सभी वर्षों में मेरे पास प्रोडक्शन कितना 1970। तो 1 2 3 4 5 6, तो एवरेज क्या होगा 1970/6। यहाँ पर 2012 में कितना है 360, तो 360 उसका कितना परसेंट है, तो 360/1970/6 परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 0 से 0 गया। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 7 16 और 1 17, तो 3 से तो नहीं कटेगा, तो 36 × 6 क्या जाएगा 21,600 बटा में 197। भाग गया एक बार, 16 में से 7 गए 9, 10 में से 9 गए 1, बच गया 19। ऊपर से 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा, फिर मेरे पास ऊपर से 0 आ गया, तो 109 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको लगभग अपन क्या लिख सकते हैं 110%। तो उत्पादन का सभी वर्षों के औसत उत्पादन का लगभग कितना है 110%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इसी क्वेश्चन का, इसी डीआई का क्वेश्चन है। विच कंपनी हैज लिस्ट एवरेज प्रोडक्शन इन द लास्ट 3 ईयर कंपेयर टू द फर्स्ट 3 ईयर। किस कंपनी का औसत उत्पादन अंतिम 3 वर्षों में पहले 3 वर्षों की तुलना में सबसे कम है। अब देखो कंपनी हमें दे रखी है ZIR, TP, SIO और AVC। किस कंपनी का औसत उत्पादन अंतिम 3 वर्षों में पहले 3 वर्षों की तुलना में सबसे कम है। अंतिम 3 वर्षों का टोटल प्रोडक्शन अगर मैं इनका देखूं तो मेरे पास कितना हुआ 7 2 9, 3 और 1 4, 349। पहले का अगर मैं देखूं तो क्या जाएगा 350 58। इसका अगर मैं देखूं तो 6 और 1 7, 9 दूनी 18 और 8 267। पहले वाला देखूं तो क्या आ जाएगा 5 3 8, 8 दूनी 16 और 7 23, 238। फिर इसमें देखूं तो 0 0 0, 7 4 11, 16 17, 1070। यहाँ पर क्या आ जाएगा 900, 9 279, 5 16 5 21, 24 251। अब देखो टीपी में ऐसा है कि बाद वाला टोटल पहले वाले टोटल से कम है। तो किस कंपनी का औसत उत्पादन अंतिम 3 वर्षों में पहले 3 वर्षों की तुलना में सबसे कम था, तो क्या आ जाएगा टीपी। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब में बाद वाला टोटल ज्यादा है, पहले वाला टोटल कम है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा टीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 हमें क्या कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 6 कंपनीज इन द फर्स्ट 2 ईयर
गिवन 2 ईयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेट ऑफ लास्ट 2 ईयर। पहले 2 सालों में इन 6 कंपनियों का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन पहले 2 सालों में यहां पर इन दोनों का टोटल कर ले तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 8 9 1790। अंतिम 2 सालों में इन 6 कंपनियों का टोटल अगर करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 9 दूनी 18 18 और 1 1980। तो 1790 पहले 2 सालों का प्रोडक्शन, 1980 लास्ट 2 सालों का प्रोडक्शन। तो 1790 1980 का कितना परसेंट है, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 काट दिया तो क्या आ जाएगा 17900 अपॉन में 198। अब भाग चला जाएगा 9 बार, 8 नीम 72, 7 9 नीम 81 और 7 88, फिर क्या आ जाएगा 9 8 1782, बच जाएगा 880। तो क्या आ जाएगा 90 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ऑप्शन सी 90.40%, ये हमारे पास आ जाएगा 90.40%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। द वेट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैन अलोन इज 16.66% ऑफ द कंटेनर फिल विद द सर्टेन लिक्विड। एक खाली कैन का वेट पूरे भरे कंटेनर के वेट का 16.66% है। 16.66% का मतलब क्या हुआ, 1/6। अगर मैं टोटल वेट अगर कहता हूं कि टोटल भरे हुए का वेट अगर 6 है तो एम्प्टी जो कैन है, जो हमारे पास खाली कैन है, उसका वेट कितना है 1। तो लिक्विड जो है उसका वेट कितना हुआ 5। पूरे भरे का वेट 6, कैन का वेट 1, तो हमारे पास लिक्विड का वेट कितना 5। द वेट ऑफ सिलेंड्रिकल कैन अलोन इज 16.66% ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद ए सर्टेन लिक्विड। पूरे लिक्विड का, भरे हुए लिक्विड का 1/6 है। When some liquid is removed, the weight of the container and remaining liquid is 33.33%। अब बचे हुए भाग का वेट 6 का 33 1/3%, मतलब 1/3 कितना है 2। 2 में से खाली कैन का वेट 1, तो लिक्विड का वेट कितना 1। लिक्विड का वेट 1, 5 में से 1 लिक्विड बचा तो लिक्विड कितना निकाला 4। कितने में से, 5 में से। तो लिक्विड का कितना हिस्सा हटा दिया गया, 4/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहे निश्चित द्रव से भरे हुए कंटेनर में बेलनाकार कैन का भार 16.66% है। जब कुछ द्रव हटाया जाता है तो कंटेनर का भाग और शेष द्रव का कुल मौलिक भार 33.33% है। तो द्रव का कितना हिस्सा हटाया, 4/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बेस ऑफ ए बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ पिलर is twice the angle of elevation from top of building to the top of pillar. The height of pillar is 75 meter. Angle of elevation from the base of building to the top of the pillar is 60 degree. Then the height of the pillar is. हमें भवन की हाइट बतानी। Then the height of the building is. हमें कह रहे एक भवन के आधार से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये धरातल है, ये एक मीनार है। भवन के आधार से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसका आधा मतलब 30 डिग्री। अब हमें भवन की हाइट बतानी है, जबकि पूरे की हाइट कितनी है 75 मीटर। इस मीनार की हाइट कितनी है 75 मीटर। तो हमें भवन की ऊंचाई बतानी है। चलिए नेक्स्ट कोशिश करते हैं कैसे करें। अब ये 60 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी भुजा, तो छोटी भुजा 75/√3, तो क्या जाएगा 25√3। ये 25√3 है, तो ये भी कितनी होगी 25√3। अब ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने की भुजा 25√3, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी 25 मीटर छोटी भुजा। ये 25, ये पूरा 75, तो भवन की हाइट कितनी आई 50 मीटर। तो ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा ए। तो भवन की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61।
16 worker working 6 hours a day can build a wall of length 150, breadth 20 and height 12 meter in 25 days. In how many days 12 worker working 8 hours a day can build a wall of length 800 meter, breadth 15 meter and height 6 meter? चलिए कोशिश करते। हमें कह रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार बना सकेंगे। चलिए x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 12 गुना 150 गुना 20 गुना 12 गुना x गुना 8 बराबर 16 गुना 800 गुना 15 गुना 6 गुना 25 गुना 6। इसको सोल्व कर ले। 6 और 6 इससे 12 कट गया दो बार। फिर यहां से अगर देखें तो 15 से गया एक बार, ये गया 10 बार। अब मेरे पास यहां से क्या आएगा, 20 दूना 40 दूना 80 इंटू 10, 800 से 800 कट गया, 8 से चला गया 2 बार। तो x की वैल्यू यहां तो x बचा 25 दूना 50। तो हमारे पास क्या जाएगा, कितने दिन में ये दीवार बना लेंगे, 50 दिन में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 Two chord AB and CD of a circle intersect each other at a point E, making an angle of 90 degree. दो जीवाएं हैं AB और CD, वृत्त के अंदर एक दूसरे को किसी बिंदु E पर काट रही 90 डिग्री के कोण पर। AE 12 सेंटीमीटर, EB 4 सेंटीमीटर, EC 6 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी। अब हम जानते हैं ए इंटू ईबी बराबर ईसी इंटू ईडी। तो ये हमारे पास कितनी 12, ईबी कितनी 4, ईसी कितनी 6, ईडी हमें फाइंड करनी। 6 से क्या 2 बार, तो ईडी बराबर 8, या 8 सेंटीमीटर। अब मुझे इस वृत्त की त्रिज्या बतानी। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये पूरी 8 और 6 14 है, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, ये सर्किल का अगर मैं सेंटर लूं तो ये कितनी होगी 7, या 8 है ये 7 है तो ये 1 होगी। ये 12 और 4 16 है, ये मेरे पास अगर 16 है तो इस पर अगर मैं लंब डालूं तो ये कितनी होगी 8, तो ये कितनी होगी 4। ये 1 है तो ये भी 1 होगी, तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। ये 8, ये 1, तो 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में 65। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, रूट 65। नहीं तो ये 4, तो ये भी 4, इससे भी निकाल सकते। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 प्लस 16 रूट में 65। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 63 नंबर। द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 55.5. The average of first 4 number is 53.4. That of next 4 number is 54.6. The 10th number is greater than 9th number by 3 but lesser than 11th and 12th number by 2 and 3 respectively. What is the average of 10th and 12th number? अब नंबर से 12, इनका एवरेज हमें दे रखा है 55.5। इसमें से पहले 4 नंबर का एवरेज 53.6, 53.4, अगले 4 नंबर का एवरेज 54.6, 9वां नंबर 10वें नंबर से 3 कम है। 10वां नंबर अगर x तो 9वां नंबर x माइनस 3, 9वां नंबर 10वें नंबर से, 9वीं संख्या से 10वीं संख्या 3 अधिक है, लेकिन 11वीं और 12वीं से 2 और 3 कम है। 11th और 12th नंबर से 2 और 3 कम है।
तो हमें 10वीं और 12वीं संख्या का औसत बताना है। चलिए कोशिश करते। अगर मैं इन सब में 53.4 कॉमन मान लूं तो इनका एवरेज क्या बचेगा? 2.1, ये 0, ये 1.2। तो 12 इंटू 2.1 25.2, टोटल कितना है? इनका टोटल 0, इनका टोटल 4.8। 25.2 में से 4.8 अगर मैं घटा दूं तो मेरे पास यहां से क्या जाएगा? 20.4। और 53.4 इंटू 4 नंबर ये है, तो 4 चौक 16, कैरी आ गई 1, 12 और 1 13, 213.6। तो इन सब का टोटल कितना है? 234। इन चारों का टोटल 234। तो ये क्या आएगा? 4x + 2 बराबर 234, क्योंकि 3 3 कट जाएंगे। तो 4x बराबर 232। तो x बराबर 58। x बराबर 58, तो ये नंबर 58, ये 58 + 3 61। इन दोनों का एवरेज चाहिए 58 + 61/2, तो 119/2, तो 59.5। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर 59.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना। 3/4 गुना में 3 दूनी 6 और 2 8/3 बटा में 5/9 ऑफ के अंदर 6/5। 5 से 5 गया 6/9 मतलब 2/3। डिवाइड में 2/3 है तो गुना में 3/2 प्लस 2/23। 6 × 18 5 23/6 डिवाइड में 2/7 ऑफ में 7/3। तो डिवाइड में 2/3 मतलब गुना में 3/2। ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करें। 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 से 3 गया तो क्या है? 3। 23 से 23 गया, 3 दूनी 6 से 6 गया, प्लस 1/2। तो 3 + 1/2 मतलब 3 से 1/2। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। What is the ratio of the mean proportional between 4.8 and 10.8 and third proportional to 0.4 and 2.4? इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? रूट में 4.8 इंटू 10.8। इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा? 2.4 इंटू 2.4 अपॉन में 0.4। तो ये पॉइंट हटाऊंगा, बटा में 100, रूट को 100 से बाहर लाऊंगा 10। 48 को अगर मैं 16 गुना 3 लिखूं और 108 को 3 गुना 36, तो 16 से 4 बार आया, 3 इंटू 3 से 3, 36 से 6, ये गया 6 बार। तो 2.4 मतलब 24/10 गुना में 6। 10 से 10 गया, 6 से 6 गया, 4 × 12 = 24, 12 से गया 1:2। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। a + b + c 7 है, ab + bc + ca 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो a³ + b³ + c³ माइनस में 3abc बराबर a + b + c इंटू में a + b + c का होल स्क्वायर माइनस में 3ab bc ca, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो a + b + c 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस में 3 गुना 1 3, तो 7 इंटू 46, 7 6 42, कैरी आ गई 2 4, लिख दिया 2, 7 चौक 28 और 4 32, 322। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए 322। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। What is the value of x if the 7-digit number is divisible by 72? 56 56 x 52, ये डिविजिबल है 72 से। 72 का मतलब 8 गुना 9, तो 8 और 9 दोनों के रूल लगाए। पहले 9 का रूल लगाते हैं, अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 5 6 11, 11 और 11 22 और 5 27 और 2 29, 29 + x 9 का मल्टीपल मतलब 36 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 36 - 29 7,
x की जगह 7 रखूं तो 752 में 8 का भाग जाता है, 8 नीम 72, बच गया 3 32 जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ऑप्शन हमारे पास सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 68। Three partners shared the profit in the business in the ratio 8:7:5. They invested their capital for 7, 8 and 14th one respectively. What is the ratio of their capital? तीन भागीदार है ए बी सी, इनके प्रॉफिट का रेशियो हम लोगों को पता है 8:7:5। इनके टाइम का रेशियो क्या है 7:8:14। तो हमें इनकी मनी का रेशियो चाहिए। मनी क्या होगी प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो 8/7, 7/8 और 5/14। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रॉफिट को मनी इनटू टाइम में बांटते हैं, तो हमारे पास मनी का रेशियो क्या होगा प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर अपन इसको निकालें, सबको 56 से गुना कर दें, इन सारी वैल्यू को 56 से गुना करा तो 7 से गया 8 बार, 8 × 2 64, 8 से गया 7 बार, 7 × 7 49, 5 चौक 20। तो हमारे पास मनी का रेशियो 64:49:20। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 69। A, B can do a job in 10 days and 5 days respectively. They worked together for 2 days, after which B was replaced by C and the work was finished in next 3 days. How long will C alone take to finish 40% of the job? A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसे 5 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला 10 पे, A की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है दोनों ने साथ मिलकर 2 दिन तक काम करा, तो ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, रोज 3 पेड़ लगाते हैं, तो 2 दिन में 6 पेड़ लगा देते हैं। 2 दिन के बाद बी को रिप्लेस कर दिया सी से, तो ए और सी मिलकर शेष काम करते हैं 3 दिन में। 6 पेड़ लग गए 10 में से, तो बचे कितने 4 पेड़। ए और सी ने मिलकर 4 पेड़ लगाए 3 दिन में। ए रोज 1 पेड़ लगाता है, तो ए 3 दिन में कितने पेड़ लगाएगा 3। ए ने 3 पेड़ लगाए, बचे कितने पेड़ 1 पेड़। ये किसने लगाए सी ने, कितने दिन में 3 दिन में। सी ने 3 दिन में 1 पेड़ लगाया, तो सी की एफिशिएंसी क्या होगी टोटल वर्क अपॉन टाइम 1/3। सी की एफिशिएंसी 1/3, तो सी से मुझे अकेले 40% काम पूरा कराना है। 10 का 40% 4, सी से मुझे सिर्फ 4 पेड़ लगवाने, तो सी ये 4 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 4/1/3, तो क्या आ जाएगा 12 दिन। तो सी ये 4 पेड़ लगाने में कितने दिन लेगा 12 दिन। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 70। a + b + c अगर 0 है तो हमें इसका मान बताना है। a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन में सी ए प्लस c² अपॉन ए बी, तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी, तो क्या आ जाएगा a³ + b³ + c³। अब जब भी 3 नंबर्स का क्यूब निकालना है तो चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है, और तीनों का टोटल 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 3abc। 3abc अपॉन abc, abc से abc कट गया तो आंसर क्या आ गया 3। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 71। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर, 4 ईयर हेंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ दैट ऑफ फादर। What will be the ratio of age of son and father 10 year from now? वर्तमान से 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो। सन और फादर की प्रेजेंट एज का टोटल हमारे पास है 52 साल। 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी, तो 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो 1:4। स्टार्टिंग से 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो चाहिए, तो 4 साल बाद से 10 साल बाद में कितने साल का डिफरेंस है 6 साल का,
हमें आज का टोटल पता है, 4 साल बाद का रेशो पता है, तो टोटल भी 4 साल बाद का निकालें। तो 4 साल में पिता भी 4 साल बढ़े, पुत्र भी 4 साल बढ़ा, तो दोनों 8 साल बढ़े। तो 52 + 8 कितने साल के हो गए? 60 साल के। दोनों के रेशो का टोटल 5, 5 की वैल्यू 60 साल, तो एक की वैल्यू 12 साल। तो लड़का 4 साल बाद 12 साल का था और पिता 48 साल का। इसके 6 साल बाद लड़का और 6 साल बढ़ा 18 साल का, पिता और 6 साल बढ़े 54 साल के। तो 10 साल बाद इनके एज का रेशो 18:54 या 1:3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। डी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72, A sold a watch to B at a profit of 20%. B sold it to C at a 30% profit. C sold to D at 10% loss. If B profit is rupees 80 more than A, then D bought it for rupees. A के पास कोई घड़ी थी 100% की, उसने 20% प्रॉफिट पर B को बेच दी। तो B ने कितने में खरीदी? 120%। B ने आगे 30% प्रॉफिट पर C को बेच दी। 120 का 30% 36, 156% में C को बेच दी। C ने 10% लॉस पर D को बेच दी। 156 का 10% 15.6, तो क्या जाएगा? 140.4% पर इतने में बेच दी। अब हमें कह रहे यदि B का लाभ A की तुलना में 80 रुपये अधिक है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 16%, 16% की वैल्यू 80 रुपये, तो 1% की वैल्यू 5 रुपये। तो हमें बताना है डी ने इसे कितने में खरीदी? 5 रुपये की वैल्यू 1%, वैल्यू चाहिए 140.4% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया, बटा में 10, 5 से गया 2 बार, 1404/2 तो 702 रुपये। तो डी ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी? 702 रुपये में। ऑप्शन हमारे पास आ गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, A TV sold at 8% gain. If it would rupees sold for 714 more, the gain would be 15%. The gain to gain 18%, the selling price of TV should be. मान लिया टीवी का कॉस्ट प्राइस 100%, हमने इसको 8% लाभ पर बेचा 108% में। अगर हम इसे 714 रुपए अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो सेलिंग प्राइस 115% होता। पहले से कितना परसेंट ज्यादा मिला? 7%। क्वेश्चन कह रहा है 714 रुपए। अब कह रहे इसे किस रेट में बेचें कि टीवी पर 18% लाभ हो? तो 18% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस चाहिए 118%। इसकी वैल्यू निकालनी, 714 रुपये वैल्यू है 7% की, वैल्यू चाहिए 118% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 7 से गया 102 बार, 102 गुना 118, तो मेरे पास क्या जाएगा? 100 से गुना करूंगा 11,800, 2 से गुना करूंगा 236, तो क्या जाएगा? 12,036 रुपये। तो हम इस टीवी को कितने रुपए में बेचें? 12,036 रुपये में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, if decrement 110 by x% give the same result as increment 50 by x%, then x% of 650 is what percent more than the x plus 20% of 180? 110 को x% घटाने पर और 50 को x% बढ़ाने पर सेम रिजल्ट आता है। 110 अपने आप में 100%, x% घटाया तो 110 का 100 माइनस x%, 50 अपने आप में 100%, x% बढ़ाया तो 100 प्लस x%, दोनों क्या होंगे? बराबर। 0 से 0 गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 11 का अंदर गुना करा, 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस 5x, तो 11 इधर आती, 11 प्लस 5 16x बराबर 1100 माइनस 500 600, तो x बराबर 600/16, 600/16 या 4 से काट दे तो 150/4, 75/2 मतलब 37.5। x की वैल्यू 37.5 आई। 650 का 37.5%,
180 के 37 और 20 57.5% से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए कोशिश करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट से पॉइंट गया। 25 से अगर काट दें, 25 से गया एक बार, बच गया 12, 125 चला गया 5 बार, 25 से गया 23 बार, 15 से गया 12 बार, 15 से गया 12 बार, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 325 बार। तो ये 325 बना, ये 23 इंटू 6 138 बना। हमें 650 का x% इससे कितने परसेंट अधिक है? 325 138 से कितना ज़्यादा है? 325 माइनस 138, 15 में से 8 गए 7, 11 में से 3 गए 8, 187, 187 ज़्यादा है। 650 का x% इससे कितने परसेंट अधिक है? 187 ज़्यादा है किससे? 138 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 18,700 में 138 का भाग दे दें, भाग गया एक बार, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 3 गए 4, ऊपर से आ गया 0। फिर मेरे पास ये चला जाएगा 3 बार, 8 तिये 24, 2 3 तिये 9 2 11, 3 और 1 4, 414, 76 760। फिर ये चला जाएगा 6 बार, तो क्या जाएगा? 136%। तो निकटतम पूर्णांक में क्या आएगा? 136% ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। अब देखो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिक आंसर बताना है। तो थीटा की जगह 45 डिग्री रख दें, तो tan स्क्वायर 1 + 1 माइनस में 2 माइनस में 45 डिग्री पर √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, तो 0 माइनस में 2 इंटू 2 माइनस का 4। तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ गया? ऑप्शन ए। चलिए, तो हम लोगों ने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। पढ़ते रहें, मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।